हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएएस क्लास थर्ड के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि धर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया गया था। ठीक है, धर आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी। और 4 यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से जो धर आयोग का गठन किया गया था वो निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, यानी कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना था उसके विश्लेषण के लिए, यानी कि उसको अच्छे से चेक करने के लिए जो है, यानी कि कार्य करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए जो है वो धर आयोग का गठन किया गया था। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एस.के. धर। ठीक है, ये याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे याद ही होगा, धर से धर, एस.के. धर था। अब देखिए, धर आयोग के साथ एक और आपकी जो थी वो समिति थी जिसका नाम था जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी समिति, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, ये जेवीपी समिति में थे। और धर आयोग, इन दोनों का एक ही कार्य था कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा उसका विश्लेषण करना। और इन्होंने रिजल्ट क्या दिया था कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए वो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट तब तक क्या हुआ कि 1953 के अराउंड जो था वो आपका जो आंध्र प्रदेश था, आपने सुना होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो भाषीय आधार पर हो चुका था। ठीक है, अब ये हुआ क्यों था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर एक लंबा विरोध चला था और उसमें एक कांग्रेसी नेता थे पोटी श्रीराम मूल। ठीक है, आई थिंक यही नाम था उनका। तो 56 दिनों तक लगातार जो है उन्होंने भूख हड़ताल करी थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो बाद में जो है वो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा आधार पर किया गया था। बट अगर धर आयोग की बात करें और जेवीपी समिति की बात करें, ठीक है, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, तो इन दोनों समितियों का और आयोग का कहना यह था कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होना है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने इस बात को जो है अस्वीकार कर दिया था। तो अगर आपसे कभी ऑप्शन में पूछ ले जाए कि उन्होंने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने जो है वो राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को जो है वो अपनाया था कि नहीं अपनाया था, तो उन्होंने जो है वो नहीं अपनाया था। ठीक है, दोबारा से जेवीपी समिति में कौन कौन से थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, धर आयोग के जो है वो अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके एस.के. धर। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे चीजें आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से स्टेटमेंट वाला, डायरेक्ट वाला, ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक एक इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने इंडियन पॉलिटी के नोट्स को जो है वो चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी के नोट्स, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ई बुक वाले सेक्शन में, नोट्स वाले सेक्शन में जो है वो इंडियन पॉलिटी के नोट्स परचेज कर सकते हो। 20 चैप्टर हैं पूरे। ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं है, आप जाकर जो है वो संविधान सभा वाला पहला एक चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये आपको 30-50 रुपीज के दिख रहे होंगे, बट अगर आप ओवरऑल इनको परचेज करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइस आ जाएगा जब भी आप परचेज करोगे नीचे की तरफ, तो आपको जो है वो बिल्कुल चीप प्राइस में पड़ेंगे। 20 चैप्टर है। उसके अलावा लक्ष्मीकांत हो गई आपकी, प्लस एनसीईआरटी हो गई, और बहुत सारे अदर सोर्सेज हैं, उनको मिलाकर जो है वो नोट्स बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। तो प्राइस इसीलिए रखा गया है ताकि जो है वो आपको, मतलब कि मेहनत लगी है इसके ऊपर, तो सिंपल सी बात है, प्राइस होगा ही। तो आप एक बार जरूर एक पहला चैप्टर जाकर चेकआउट कीजिएगा, आपको पहले चैप्टर से पूरे चैप्टर्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 20 चैप्टर है, कुछ चैप्टर जो है वो आपस में मर्ज किए गए हैं, छोटे छोटे जो चैप्टर होते हैं, बाकी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? ठीक है, आपको पता ही है अनुसूचियों के बारे में, तो उनमें से कौन सी अनुसूची है जिसमें असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, इसका जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6th, यानी कि 6ठी अनुसूची में जो है वो इस बारे में बताया गया है। ठीक है, 6ठी का हो गया। अब चौथी के बारे में अगर बात करें कि चौथी के बारे में किसके बारे में बताया गया है, तो चौथी में बताया गया है आपका जो भी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में, ठीक है, जो भी आपकी स्टेट्स होती हैं प्लस आपकी यूटी होती है, ठीक है, उनका जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके बारे में जो है वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में आई थिंक आपको पता ही होगा तीसरी में क्या बताया गया है। ठीक है, जो भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, पदाधिकारी आपको पता ही होगा, जो भी आपके बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी आपकी शपथ ग्रहण होती है, ठीक है,
उसका उल्लेख जो है वो आपका तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो तीसरी, चौथी, छठी आपको यहां से क्लियर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कुल कितने विषय हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम इजी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से पढ़ाया जाए। तो समवर्ती सूची में आपको पता ही होगा 3 सूचियां होती हैं। ठीक है, संघ सूची, ठीक है, और आपकी राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जो कि आपकी 7th अनुसूची में आती है, ये आपको पता ही होगा। जो 7th अनुसूची क्या है, देखिए 7th शेड्यूल क्या है कि जो आपका राज्यों और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है वो केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी पावर का डिवाइडेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। और इसके अंदर जो है वो 3 सूचियां आती है। ठीक है, कौन कौन सी? आपकी एक हो गई संघ सूची, दूसरी हो गई आपकी राज्य सूची और तीसरी हो गई यहाँ पर समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया कि इनमें कुल कितने विषय हैं समवर्ती सूची में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 47। ठीक है, सॉरी 47 नहीं, 52। सेकंड आंसर जो है वो आपका इसका सही होगा। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो थे वो समवर्ती सूची में 47 विषय थे और अब जो है वो आपके 52 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी संघ सूची की बात करें, ठीक है, संघ सूची की अगर बात की जाए तो संघ सूची में वर्तमान में 99 टॉपिक्स हैं, यानी कि विषय हैं। ठीक है, और संविधान के समय जब लागू हुआ तो उस समय थे 97। उसके अलावा आपका राज्य सूची में जो है वो टोटल 62 है अभी प्रेजेंट में, और जब लागू हुआ था तब 66 थे। बाकी इनके बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे कभी और दिन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि इसमें जो है वो क्या क्या होता है। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, समवर्ती सूची में जो है वो आपके 52 विषय है और जो स्टार्टिंग में थे वो थे आपके 47। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो तो भारत का नागरिक बन सकता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, कोई भी भारत का ऐसा व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान जो है वो चला गया था और लेकिन बाद में लौट आया तो वो भारत का जो है वो नागरिक बन सकता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, तो ये बताया गया है आपके अनुच्छेद 7 में। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 7 में इसके बारे में बताया गया है। देखिए, जो संविधान का भाग सेकंड है उसमें जो है वो 5 से 11 अनुच्छेद, जो 5 से 11 है वो आपके नागरिकता को बताते हैं। ठीक है, नागरिकता के बारे में, तो इसी से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 7, जिसमें ये बताया गया है कि भारत का अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ है और बाद में लौट आता है तो वो भारत का नागरिक जो है वो बन सकता है। तो ये जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 5 क्या बताता है? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक वह व्यक्ति होगा जो मूल रूप से भारत का निवासी हो, यानी कि जन्म उसका भारत में हुआ हो या माता पिता का जन्म जो है वो भारत में हुआ हो। ठीक है, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व जो है वो भारत में रहता हो। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। और इंडियन पॉलिटी के जो हमारे नोट्स है उसमें डिटेल में आपको समझाया गया है, ठीक है, कि कब से कब तक जो है वो क्या क्या होता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो अनुच्छेद सही 7 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बट बहुत बार पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और भाग 3 को संविधान का जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता ही होगा, जिसमें जो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति होती है, ठीक है, उसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है वो बाकी अधिकारों को जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जब आप मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ोगे आपको तब जाके जो है वो बातें क्लियर होगी। बट अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को भाग 3 में बताया गया है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यूएसए से मौलिक अधिकार जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है? इनमें से कौन से अनुच्छेद है जिसमें आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से जो 24 है उसमें आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 कौन सा है? वो है आपका समता का अधिकार। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 कौन सा है? अनुच्छेद 19 से 22 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 कौन सा हो गया? समता का अधिकार। 19 से 22 कौन सा हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वो समता है यानी कि समानता, नीचे वाला है आपका स्वतंत्रता। 23 से 24 हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार
और 25 से 28 कौन सा हो गया, 25 से 28 वो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दो दो अलग अलग है स्वतंत्रता, एक धर्म की स्वतंत्रता, एक खाली स्वतंत्रता। खाली वाली 19 से 22 है और धर्म वाली जो है वो 25 से 28 है। ठीक है, उसके अलावा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 आ गए। ठीक है, और 31 में आपका संपत्ति का अधिकार आ गया। ठीक है, और जिसको बाद में जो है वो चेंज कर दिया गया था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेगा। और संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत जो है वो 32 में। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से डिटेल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडल आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ठीक है, मंडल आयोग के बारे में पूछा गया है कि मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1979। ठीक है, 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था और उस समय जो सरकार थी वो थी आपकी मोरारजी देसाई की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसकी सरकार में किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं कि किसकी सरकार के टाइम में मंडल आयोग को गठन किया गया था, कब किया गया था, 1979 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके बीपी मंडल, बीपी मंडल, तभी इसका नाम जो था वो मंडल आयोग था। ठीक है जी, अब ये एक और नाम से भी जो है वो मंडल आयोग को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। ठीक है, अब क्यों जाना जाता है इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इस क्वेश्चन से इतने ही पॉइंट याद रखने। सबसे पहले मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, 1979 में। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की। अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे। और इसको सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस आयोग ने जो थी वो 1980 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। ठीक है, और 3743 के करीब जो है वो जातियों की पहचान की थी जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई थी। ठीक है, पिछड़ा मतलब समझ रहे हो ना, पिछड़ा आयोग के रूप में जाना जाता था। तो 1980 में इसने रिपोर्ट पेश की थी जिसमें 3743 इन्होंने ऐसी जातियों की पहचान की थी जो कि आपकी सामाजिक दृष्टि से भी और शैक्षणिक यानी कि शिक्षा की दृष्टि से भी जो थी वो पिछड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर जो है वो आपका अनुच्छेद आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये तीनों ही है राष्ट्रपति से रिलेटेड। देखिए, अनुच्छेद 52 की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, 52। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। और बाकी जो आपका 53 बचा ये कौन सा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य पर उच्चतम न्यायालय की जो है वो सलाह ले सकता है? ठीक है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है वो कोई भी आपका कानून होता है, ठीक है, या कोई भी बात है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो आपका किसी भी उच्चतम न्यायालय की जो है वो सलाह ले सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 143। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 356 के बारे में आपको पता ही होगा। 356 क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किसके तहत लगता है? वो लगता है 356 के। इससे बाद जो है वो आपका एक पहले आता है 352, वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और एक आता है आपका 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि 352 लिखना है, 356 लिखना है, 360 लिखना है। ऊपर जो है नीचे जो है वो आपातकाल है, ऊपर है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नीचे है आपका वित्तीय आपातकाल और बीच में आपका राष्ट्रपति शासन। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं और 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम जो है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो और अच्छे से कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।